पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन काउंटिंग होने के पहले ही ममता बनर्जी पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में हार गई। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की है और ये ममता बनर्जी को काफ़ी नागवार गुजरा। उनकी तरफ से शिकायत की गई कि इसमें राज्य के कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा जा रहा है और इसी के विरोध में पहले वो हाई कोर्ट गई थी, वहाँ हार गई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में अपना फैसला सुना दिया कि चुनाव आयोग अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जो चुनाव आयोग की नियमावली है, चुनाव आयोग उसी हिसाब से काम कर रहा है और वो अपने अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतगणना के कर्मियों की नियुक्ति वह खुद कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मतगणना शुरू होने के पहले ही जो कानूनी दांवपेच की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही थी वो हार गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले से ही लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और मतगणना के दौरान के लिए जो व्यवस्था हो रही थी तो उस पर उन्होंने शंका जाहिर करते हुए, आरोप लगाते हुए दिल्ली दौड़ गई थी और सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई थी, लेकिन वहां से कोई राहत ममता बनर्जी को नहीं मिली। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि जब मतगणना हो तो टीएमसी का एजेंट वहां पर जरूर रहे। वैसे नियम के मुताबिक वो रहेगा ही, लेकिन जिस बात के लिए वो कोर्ट में गई थी वो इच्छा ममता बनर्जी की पूरी नहीं हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधित बिल पास नहीं हो पाया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि दरअसल विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। पूरे देश में महिलाओं ने इसका विरोध किया था। महिलाओं ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों पर सवाल खड़े किए थे और जगह जगह प्रदर्शन भी हुए थे। आज राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लोक भवन से लेकर अटल चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। इस बिल को लेकर महिलाओं में जिज्ञासा थी। महिलाओं को उम्मीद थी कि बिल सदन में जो है पास होगा और जिसके बाद महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। लखनऊ से उदयदीप राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ से उत्तर प्रदेश। जनगणना लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है और इसका पूरा खाका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया है। फिलहाल ये 2 चरणों में होगा। तमाम जानकारियां लोगों से मांगी जाएंगी और उस जानकारी के आधार पर दोबारा भी सर्वे किया जाएगा। इसमें लोगों की आय से लेकर उनकी जाति, उनके जनपद और उनके आर्थिक आधार पर तमाम विषयों पर इनपुट मांगे जाएंगे। उनके पास मकान है, गाड़ी है या नहीं। माना जा रहा है कि जब ये जनगणना हो जाएगी तो इसके आधार पर सरकार को इस बात की भी जानकारी हो पाएगी कि कितनी जातियों में कितने लोग हैं। जनसंख्या हम करने जा रहे हैं वो 8वीं होगी आज़ादी के बाद और 16वीं हमारी 1872 से जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जनगणना ही एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हमें राजस्व, ग्रामवार, वार्डवार डेटा मिलता है बहुत सारी चीज़ों पे, जिस पे हमने बात की कि हाउसिंग कंडीशन कैसी है, आपकी सोशल स्टेटस कैसा है, आपके इंडिविजुअल लिटरेसी लेवल्स कैसे हैं, फर्टिलिटी लेवल्स कैसे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। जब हम फेज़ 2 में जाएंगे जो फरवरी में होगा, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, तो हम बहुत सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो व्यक्तिगत आपकी विशेषताएं हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी डेटा, लिटरेसी डेटा, आप क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। इस बार फेज़ 2 में, क्योंकि फेज़ 2 होता है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे डेटा कलेक्ट करते हैं, इस बार कास्ट एन्यूमरेशन भी किया जाएगा, जातिगत जनगणना भी की जाएगी। हालांकि अभी इस पर खुलकर बात न करके भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि उसका मकसद जनगणना कराना है और चाहती है वो कि जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या हो उसी के आधार पर उस इलाके का विकास तय किया जा सके। लखनऊ से उदयदीप राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ से उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में आज एक विशेष महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की याचिका को खारिज कर दिया है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि वो इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर करेंगे। अधिवक्ता संतोष पांडे की माने तो उन्होंने धारा 311 के तहत एक आवेदन दिया था। इसमें मांग की थी कि राहुल गांधी की आवाज का मिलान केस डायरी में मौजूद सीडी से कराने के लिए उनका वॉइस सैंपल लिया जाए और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाए। राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला और वादी के अधिवक्ता संतोष पांडे की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। बहस के लिए अदालत ने 11 मई की तारीख तय की है। देखना यह होगा कि अदालत 11 मई को क्या आदेश इस मामले में देती है। शरद कुमार श्रीवास्तव, न्यूज 8 सुल्तानपुर। गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। ये विंध्य एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज से शुरू होगा वो 330 किलोमीटर की दूरी तय कर सोनभद्र में जाकर के खत्म होगा। तो प्रयागराज में जिस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है उसी जूडापुर दादूपुर गांव से इस विंध्य एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और ये 330 किलोमीटर की दूरी तय कर सोनभद्र पहुंचेगा। सोनभद्र में 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की सीमाएं शामिल है। तो एक तरह से प्रयागराज के लोग अब सीधे इन 4 राज्यों से जुड़ सकेंगे और इस एक्सप्रेसवे के जरिए न सिर्फ औद्योगिक विकास की संभावना जो है वो बढ़ेगी, बल्कि व्यापार से और किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बनता जा रहा है, उसी कड़ी में एक और नया विंध्य एक्सप्रेसवे जुड़ने जा रहा है जो प्रयागराज के 84 गांव से होकर गुजरेगा और कुल 84 गांव की ज़मीनें जो हैं उसका अधिग्रहण होगा। और ये विंध्य एक्सप्रेसवे जब बन करके तैयार होगा तो निश्चित तौर पर प्रयागराज के लोगों को एक बड़ी सौगात के रूप में सामने आएगा और तमाम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। 2024 से 26 के बीच में पीलीभीत डीआईओ ऑफिस में तैनात एक बाबू ने शिक्षा विभाग को 5.5 करोड़ की चपत लगा दी। दरअसल तमाम तरह के फर्जी वाउचरों के माध्यम से ये पेमेंट निकाली गई और इसे व्यक्तिगत खर्च में खर्च किया गया, जिसकी जानकारी जब विभाग को हुई तो इस मामले में एक बाबू को हिरासत में लिया गया। दरअसल ये बाबू पहले बीसलपुर जो स्कूल था वहां पर तैनात था, बाद में इसे डीआईओ ऑफिस में अटैच किया गया था और वहीं पर इसने इस पूरे घोटाले को किया। जानकारी मिलने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी साली की गिरफ्तारी हुई, 3 पत्नियों की गिरफ्तारी हुई, परिवार के कई और लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। दरअसल सरकार की मंशा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी विभाग में इस तरह का करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अब इस मामले में बारीकी से पूछताछ करके समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरी घटना को किस तरह से इंतजाम किया गया, किस तरह से इसमें काम किया गया और ये करप्शन क्या और बड़ा तो नहीं है। 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफ़र की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी। लखनऊ से बड़े जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। हरियाणा के जींद में एक महिला की रिटायरमेंट को उसके बेटे ने यादगार पल बना दिया। जींद के जुलाना क्षेत्र की रहने वाली यह महिला स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद से रिटायर हुई थी। 30 अप्रैल को जैसे ही यह रिटायर होकर अपने ऑफिस से बाहर निकली तो बाहर इसका बेटा एक चमचमाती नई कार लेकर इसको गिफ्ट देने के लिए खड़ा था। आकर्षक इससे भी ज्यादा यह था कि यह कार 10-10 रुपए के नोटों से लदी हुई थी और इसको पूरी तरह से 10-10 रुपए के नोटों की चादर से लपेटा गया था। यह महिला अपने बेटे की इस गिफ्ट वाली कार में बैठकर जब घर को निकली
तो देखने वालों की लाइनें लग गई और आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने इस कार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो फिलहाल खूब वायरल हो रहा है। कुलवीर दीवान, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 बच्चों की हत्या कर पुलिस के अनुसार हत्यारिन मां फरार हो चुकी है। फिलहाल पूरा मामला अंबेडकर नगर जिले के जिला मुख्यालय का है, जहां के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मिरानपुर पेवाड़ा में एक परिवार रहता था। परिवार का पति यानी मृतक बच्चों के पिता का पिता सऊदी अरब में कमाता है और मां उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर इस घर में रहती थी। जो पुलिस जांच में अभी तक बात सामने आई है उसमें यह है कि पति और पत्नी के बीच में काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर विवाद चल रहा था और कहीं न कहीं ये घटना जो है इस तरफ भी एक तरफ इशारा कर रही है कि मां का किसी से अफेयर भी रहा हो सकता है। लेकिन पुलिस इस मामले पे जांच करेगी, जांच के बाद इसका खुलासा होगा। थाना अकबरपुर में मुरादाबाद मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे कोई महिला है जिसने अपने 4 बच्चों की निर्मम हत्या करके वो मौके से भाग गई है। तुरंत पुलिस मौके पे आई, मेरे द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। हम लोग को यह पता चला है, जिसने हम लोगों को यह सूचना दी उन्होंने बताया कि जो महिला है उनका नाम गासिया खातून है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि मौके से फरार हैं। उनके 4 बच्चे थे, सफ़ीक, सऊद, उमर और सादिया, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष थी। सभी को मार के वो मौके से फरार हो गई हैं। यह फौती सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इसमें टीमें गठित की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने वाली मां है। अब उसके साथ कितने लोग शामिल हैं या उसने अकेले घटना को अंजाम दिया है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। अंबेडकर नगर से न्यूज़ स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। गैस के जो कमर्शियल सिलेंडर है उनकी रेट अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि इन लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया है कि आखिर जो मेन्यू है उसके दाम कितने बढ़ाए जाएं, क्योंकि महंगाई अचानक बढ़ गई है। लोगों के लिए खाना जो दिया जा रहा है फिलहाल तो उसी मेन्यू में दिया जा रहा है, उसी रेट में दिया जा रहा है, लेकिन इन रेस्टोरेंट संचालकों के सामने एक बड़ी दुविधा हो गई है कि जो सिलेंडर इनको मिल रहा है कमर्शियल, उसकी रेटें बढ़ने के बाद में किस तरीके से मैनेज किया जाए ग्राहकों को, क्योंकि अचानक अगर ग्राहकों के सामने इस तरह के मेन्यू की रेटें बढ़ा दी जाती है तो उसके बाद में ग्राहक कम हो सकते हैं बढ़ी हुई रेट को देख करके। उनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर किस तरह से सिलेंडर जब ज़्यादा रेट में आ रहे हैं तो उस मजबूरी में रेटें बढ़ाना भी इनकी मजबूरी बन जाता है। किस तरीके से रेटें बढ़ने से क्या हालात बने हैं उसी को जानने के लिए बात करते हैं। यहाँ पर आप ये यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पर आई है जब गैस के दाम अचानक से बढ़े हैं? सर परेशानी बहुत ज़्यादा आई है। पहली बात तो तवा रोटी हमें बंद करनी पड़ गई है इस चक्कर में, क्योंकि गैस ही नहीं है तो तवा रोटी देंगे। कस्टमर इतना परेशान है रोटी के चक्कर में कि भाई रोटी नहीं मिल रही और हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। इतने साल से हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आज हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है इस चक्कर में। और गैस इतना महंगा हो गया कि हम लकड़ियों का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है हमको कि गैस खरीदें और फिर अब रेटें बढ़ानी पड़ेंगी, कस्टमर पे भी भार पड़ेगा। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं कि तवा रोटी देते हैं आप, अभी 12 रुपये की है सर हमारे पास। तो बढ़ाना पड़ सकता है? बढ़ाना पड़ सकता है सर, बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी 40-50 लोगों का स्टाफ है सर, उनका भी हमको घर चलाना, तो क्या करें सर। कितने तक तवा रोटी कर दोगे? अभी 15 तक हो सकती है सर। और यही सब्जी की अगर कॉमन रेट की बात की जाए तो कितने क्या है आप? सर अभी कॉमन रेट जैसे अलग अलग है, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 है, तो वो भी 10-10, 20-20 रुपये तो बढ़ेंगी सर, अब सब में बढ़ेंगी सर। हाँ, ग्राहक अगर बढ़ाओगे तो क्या लगता है ग्राहकों में कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, नुकसान होगा सर। ग्राहक अभी भी बोलते हैं कि हमने 6 महीने पहले भी बढ़ाई थी, तो दिक्कत आती है सर। ग्राहक बोलते हैं हर बार कि रेट बढ़ा दी, ग्राहक टूटते ही हैं सर। यह कहा जा सकता है महंगाई बढ़ने लगी है। फिलहाल रेस्टोरेंट, मिठाइयों की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दूसरी चीज़ों पर भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। मुंबई के पायधुनी में मुगल बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर रहने वाले अब्दुल्ला बोकारिया का परिवार कलिंगड़ खाने से मौत के चपेट में आ गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। उनके पेट में जो भी सैंपल्स मिले हैं वो सैंपल फॉरेंसिक्स लैब में भेजे गए हैं और पुलिस की तहकीकात शुरू है। लेकिन अब्दुल्ला बोकारिया का जो एक शॉप था
वो डीएन नगर पुलिस थाने के सीमा में था और यहाँ वो काम करते थे। 2019 और 2023 के दरमियान अब्दुल्ला बोकारिया का यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। एक बिल्डर और उसकी पत्नी में 498 का विवाद था। उस विवाद में अब्दुल्ला बोकारिया ने बिल्डर से पैसे लेकर उस महिला को दिए थे। ऐसा जो मामला है वो डीएन नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। बोकारिया और उसके परिवार को क्या जहर देकर मारा गया या कोई रंजिश थी, इसकी तहकीकात पुलिस करेगी। लेकिन अब्दुल्ला बोकारिया और उसकी पत्नी और 2 बेटियों के पेट में कलिंगड़ या बिरयानी के जो भी सैंपल मिले हैं उसको बरामद किया गया है। फॉरेंसिक्स लैब में ये सैंपल दिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस उस रिपोर्ट का पुलिस को इंतज़ार है। अब्दुल्ला बोकारिया ने अपने घर में 26 अप्रैल को रात को यानी पहली रात को कुछ मेहमानों को बुलाया था। क्या मेहमानों की ओर से कोई उनको जहर दिया गया, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता कोई कारण जो है वो नहीं मिला है। एक परिवार सिर्फ कलिंगड़ खाने से मौत की चपेट में आ जाता है का ये भी सवाल सारे लोगों को पड़ा है या पुलिस को भी पड़ा है। दूसरी ओर से अब्दुल्ला बोकारिया का किसके साथ कोई रंजिश थी या कोई ताल्लुकात थे, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सैंपल है, जिस चूड़ी से कलिंगड़ काटा गया था, फ्रिज में रखे हुए जो चावल थे, बिरयानी के चावल थे, इसके सैंपल तकरीबन 11 सैंपल जो है पुलिस ने बरामद किए हैं और रिपोर्ट यानी टेस्टिंग के लिए दिए गए हैं। अब ये रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस उस निर्णय तक पहुंचेगी कि अब्दुल्ला बोकारिया और उसके परिवार की मौत कैसे हुई। साल था 1727 जब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय जयपुर की नींव रख रहे थे। जब उन्होंने जयपुर की नींव रखी, जयपुर को बसा रहे थे, तब उन्होंने जयपुर में अलग अलग ऐसी जगह बनाई जहां पर अलग अलग कलाकारों को लाया गया, शिल्पीकारों को लाया गया जो कि अपनी कलाओं में महारथी थे। उनको लाकर के अलग अलग कॉलोनियां बसा दी गई, बाजारों में अलग अलग हिस्से उनके नाम से कर दिए गए। उन्हीं में से है जयपुर के अंदर एक लोहारों का खुर्रा, जहां पर 1727 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कुछ लोहारों को लाकर के बसाया था, जो उस समय राजा महाराजाओं के लिए हथियार तैयार करते थे। यानी कि आमेर महल के लिए हथियार, भले ही तलवारें हों, ढाल हो, भाले हो, या जो सैनिक थे उनके पहनने के लिए जो वस्त्र होते थे वो सब यहाँ पर तैयार किए जाते थे। समय बीतता चला गया, धीरे धीरे राजशाही परंपरा समाप्त हो गई जब देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद में भी अधिकतर जो इस तरह के लोहार थे उन्होंने अपना काम बदल लिया, घरेलू सामान बनाने लगे, घर में काम आने वाली अलग अलग चीज़ें बनाने लगे। लेकिन उनमें से कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो कि उस समय के जो राजशाही सामान बनाया करते थे वो सामान आज भी बनाते आ रहे हैं। भले ही उसके अंदर हम ढालों की बात कर लो या ढाल भालों की बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज युद्ध जमीनों पर, मैदानों पर नहीं लड़े जाते, बल्कि स्क्रीन पर, फिल्मी दुनिया में या सीरियलों में दिखाई देते हैं। लेकिन उनके लिए जो हथियार तैयार होते हैं वो आज भी जयपुर के अंदर इस लोहारों के खुर्रे पर तैयार हो रहे हैं। अब क्या काम आते हैं आपके ये? अब तो ये शूटिंगों में जाते हैं और कोई सीरियलों में जाते हैं और कोई शोपीस में चल जाते हैं। किसी की शोपीस होता है ना, जो शोपीस रखने के लिए कहीं पे उसमें चल जाते हैं। तो उस काम को क्या हमारे पापा करते हुए आए हैं, फिर ये भाई करे हमारे, अब भाई के साथ हम कर रहे हैं। मतलब इस काम को पुराने टाइम से चलाते जा रहे हैं अभी तक। पीढ़ी है आपकी जो उस वक्त से आमेर किले में जब राजाओं के लिए आप हथियार बनाते थे? दादा करे, फिर हमारे पापा करे और अब हमारे भाई कर रहे हैं और अब हम कर रहे हैं साथ। तीसरी पीढ़ी है ये। गुलमर्ग के सेकंड फेज में इस समय मौजूद हैं और जो पीछे मेरी घाटी देख रहे हैं, दरअसल ये सेकंड फेज की घाटी है जहां पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। बड़ी संख्या में सैलानी जरूर आते हैं, लेकिन इन सैलानी की किस तरह से सुरक्षा करते हैं हमारे जवान बीएसएफ के, जो हर वक्त यहाँ पर रहते हैं। 14,300 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं। सांस लेने में यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रिकॉशंस लाना बहुत जरूरी है। बर्फ इतनी है कि आपको चोटियों तक बर्फ और नीला आकाश दिखाई दे रहा होगा, और साथ में हमारे जवान जो मुस्तैदी के साथ हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं, 24 घंटे यहाँ पर जमे रहते हैं
और वो पूरी तरीके से हमें सुरक्षित करते हैं। जाहिर तौर पर पहलगाम वाला मामला थोड़ा सा लोगों के लिए डर भरा जरूर था, लेकिन गुलमर्ग में किस तरह के हालात हैं वो हम दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगभग 1 साल बीत चुका है, हमारे जवान लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे कश्मीर के लोग जिनकी इकोनॉमी, जिनकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर टूरिज्म पर ही टिकी हुई है, अब वो टूरिज्म धीरे धीरे वापस आ रहा है। काफी ज्यादा लोगों ने घाटा झेला है इस घाटी में, लेकिन अब वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे आप जवान देखेंगे, हमारा बीएसएफ के जवान जो हैं हर वक्त निगाहें गड़ाए रहते हैं। पीओके जो है बिल्कुल करीब है, यहाँ पे एलओसी बिल्कुल करीब है, और ये दर्शाता है कि हमारे जवान को जो चाहे वो सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कितनी भी बर्फ क्यों न पड़ रही हो, हमारे जवान हर वक्त मुस्तैदी के साथ आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा जवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, वो आप देखिए किस तरह से हर वक्त तैयार रहते हैं। हम बात तो नहीं कर सकते इन सुरक्षा जवानों से, बीएसएफ के जवानों से, लेकिन हाँ आपको तस्वीरों के जरिए ये जरूर दिखा सकते हैं कि कहाँ तक फैले हुए हैं हमारे जवान, और हर 30 मीटर की दूरी पर हम जवान जो है 20 मीटर की दूरी पर चारों तरफ घिरे हुए हैं, और उनके साए के बीच में हमारे जो लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जो इस भीषण गर्मी में लुफ्त उठाने के लिए, टूरिज्म के लिए यहाँ आते हैं, वो भी चैन से सांस यहाँ ले पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, गुलमर्ग। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।